नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बात कर लेते हैं आने वाले चुनावों की, क्योंकि हरियाणा में चुनाव नजदीक हैं और उसी से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी है और अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। हाल ही में आपने वो खबर सुनी होगी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया था, यानी कि ओम प्रकाश धनखड़ को बदलकर नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जिसके बाद अब जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम के बड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। ये बीजेपी का बहुत अच्छा फैसला है। हरियाणा में अनेक जाट दिग्गज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, बंसीलाल तमाम लोग शामिल रहे हैं। लेकिन जाट समुदाय को सिर्फ अपना सीएम बनाने से मतलब है। आज वर्तमान सरकार में जाट समुदाय के पास अधिकतम विभाग हैं और जाट समुदाय के पास सिर्फ और सिर्फ सीएम का पद नहीं है, लेकिन वो उन्हें चाहिए। ये नायब सैनी जब बने हैं तो उस पर रामकुमार गौतम ने कहा है। जाट समुदाय के बच्चे खेल, नौकरी जैसे हर फील्ड में बहुत आगे बढ़े हैं। आज हरियाणा का जाट समुदाय सिर्फ अपने जाति का सीएम चाहता है। ये जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम का कहना है। ऐसे में उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने में देरी कर दी है। ई टेंडरिंग, परिवार पहचान पत्र जैसे सरकार के काम अगले चुनाव में घातक साबित होंगे, लेकिन नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने गरीबों को इज्जत दी है और ये काफी सराहनीय फैसला है और ये फैसला आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए काफी सही साबित हो सकता है, ये रामकुमार गौतम ने कहा। तो आपको बता दें कि चुनावी पार्टियों में सभी पार्टियां जो है वो चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं और उससे पहले सियासी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने भी कुछ ऐसा ही किया। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है और बीजेपी सरकार की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के बदले गए। पहले ओम प्रकाश धनखड़ थे, लेकिन उनको हटाकर नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ को भी राष्ट्रीय नेतृत्व में जगह दी गई थी। से तो मामला बीजेपी का है। ये मैं तो बीजेपी पार्टी में हूं नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं इस समय, लेकिन मेरा अपना ख्याल है नायब सैनी बनाने से पार्टी को बेहिसाब लाभ होगा, बहुत तकड़ा लाभ होगा। पार्टी ने अगर खट्टर सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है बढ़िया, तो एक के है ये सही। तो क्योंकि धनखड़ साहब के मैं कोई पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, धनखड़ बहुत पुराना कार्यकर्ता है इस पार्टी का, लेकिन हालात हरियाणा के ऐसे हैं, हमारी स्टेट के अनेक दिग्गज जाट नेता राज कर चुके हैं। इससे तो मामला बीजेपी का है। ये मैं तो बीजेपी पार्टी में हूं नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं इस समय, लेकिन मेरा अपना ख्याल है नायब सैनी बनाने से पार्टी को बेहिसाब लाभ होगा, बहुत तकड़ा लाभ होगा। पार्टी ने अगर खट्टर सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है बढ़िया, तो एक के है ये सही। तो क्योंकि धनखड़ साहब के मैं कोई पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, धनखड़ बहुत पुराना कार्यकर्ता है इस पार्टी का, लेकिन हालात हरियाणा के ऐसे हैं, हमारी स्टेट के अनेक दिग्गज जाट नेता राज कर चुके हैं। इससे तो मामला बीजेपी का है। ये मैं तो बीजेपी पार्टी में हूं नहीं, मैं किसी पार्टी में। तो रामकुमार गौतम को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धनखड़ के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए काफी सही साबित हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने जाट समुदाय और उनको लेकर कई तरीके की बयानबाजी की है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शीशपाल जिंदल जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, केवल ढींगरा जी प्रवक्ता कांग्रेस से और ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ। शुरुआत कर रहे थे सबसे पहले जिंदल साहब आप ही से, क्योंकि जेजेपी के विधायक हैं और उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है। किस तरीके से आप उनके बयान को देख रहे हैं? वो तो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल में एक यही फैसला सबसे बेहतर लिया है, ये कहना है उनका। देखिए मुस्कान जी,
भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव के अंदर फायदा ही फायदा है। भले ही किसी भी पद पर किसी भी समुदाय का हमारा लीडर रहे, जो प्रदेश के मतदाताओं का विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। हमारी कांग्रेस की तरह ये झूठ की कारोबारी नहीं चलती, लूट खसोट की कारोबारी नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जुड़ना और प्रदेश के हर गरीब से गरीब मतदाता तक पहुंचना, प्रदेश की कल्याणकारी नीतियों का जो लाभ है वो जनता को मिले, इस प्रकार की हमारी नीतियां हैं। कांग्रेस के शासनकाल में या कांग्रेस के राज में क्या होता था, ये एक विशेष समुदाय की राजनीति करते थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद तब्दील किया और अब 36 की 36 बरादरियों को पूरा का पूरा समर्थन, विश्वास, सहयोग सरकार की ओर से मिल रहा है। किसी भी समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, हम समुदाय विशेष या धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। अब कांग्रेस जब जब सत्ता के अंदर आई है, मैं नहीं कहता, ये तथ्य निकाल कर देख लीजिए, आंकड़ों पर बात कर रहे हैं हम, आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। विशेष समुदाय की इन्होंने एक ये समझो मेहरबानी रही है सरकार की उनके ऊपर, चाहे वो नौकरियों का क्षेत्र है, चाहे वो टिकटों का वितरण का क्षेत्र है, चाहे वो निजी या कमर्शियल प्लाटों की नीलामी का है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर बेईमानी करी है, प्रदेश के मतदाताओं के साथ गद्दारी की है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे समाप्त करने जा रही है और प्रदेश के अंदर सारे 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहे। इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम केवल राजनीति नहीं करते, हमारा उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है वो जन जन तक कल्याणकारी नीतियों का पहुंचाना है, उनका लाभ उनको देना है और इसी पर आधारित, इसी पर निर्भर हम प्रदेश के मतदाताओं पर आधारित है। वो तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनाने जा रही है, हमारी सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण तौर पर 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर फिर से मोदी जी को केंद्र में लाने का काम कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर वर्ग तक हमारी कल्याणकारी नीतियों का लाभ पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का विश्वास बना रहे और किसी भी धर्म विशेष या जाति विशेष को हम विशेष महत्व ना दें। ठीक है, जहां तक नायब सिंह सैनी जी के बात है, जनरल साहब आपके पास तो वो तो शुरुआती कमेंट बाकी पार्टियों का हो जाए, मैं एक बार फिर से लौटती हूँ। केवल ढींगरा जी, 2014 का समय था जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर दाव चला था गैर जाट की अगर बात की जाए, और अब 2023 में हालांकि जाट प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, लेकिन उनको हटाकर अब नायब सैनी को बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष, और ये भी गैर जाट समुदाय से है। इसको लेकर पार्टियों से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और गौतम की अगर बात करें तो उन्होंने ये तक भी कहा है कि अगर कांग्रेस से भूपेंद्र हुड्डा चले जाए तो फिर कांग्रेस का कोई जनाधार बचता नहीं है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी का एक ही काम रहा है, जातिवाद फैलाओ और जातियों को आपस में तोड़ो और वोट बटोरने का काम करो। लेकिन ये सब अब नहीं होगा। जनता समझदार है, हरियाणा जो है वो हरियाणा की जनता विकास चाहती है। अब कुछ लाभ होगा नहीं, चाहे जितना मर्जी ये शरारत कर ले। आपको याद होगा खट्टर सरकार के टाइम पर 2016 के अंदर जाट रक्षण हुआ था और आपस में जातिवादी लोगों को बांटा था। करीबन 30 आदमी जो है, इससे भी ज्यादा जो है, पुलिस की गोली का शिकार हुए थे, छाती और माथे पे गोलियां मारी गई थी। जिंदल साहब क्या बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, शायद ये अभी नए नए प्रवक्ता है, इनको मालूम नहीं है वो मंजर जब लोगों के माथे पे। साहब मेरे ख्याल से आप आईने के सामने बैठकर बात कर रहे हो, हाल ही में आईना हटाकर बात कीजिए। साहब रिक्वेस्ट आपसे एक बार स्टार्टिंग कमेंट होने दीजिए, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करिएगा, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। ढींगरा साहब देखिए, इसी आरक्षण के दौरान के बाद अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा नू के अंदर हिंसा हुई। ये तो जिंदल साहब को मालूम होगा। हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की इस सरकार ने। उसके बाद राजपूत और गुज्जर का आपस में लड़ाई करवाने की पूरी कोशिश की। तो ये तो जननी है इस काम की।
और ये आपस में लड़वाने का काम ही तो करते हैं। और यहाँ आके टीवी पर बैठ के बोलते हैं कि हमने कोई काम नहीं ऐसा किया। अरे भाई साहब, आपने पूरे 9 साल के अंदर जातियों धर्मों में कितने बार लड़वाया लोगों को, और उसके बाद आप ये बात कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। हरियाणा की जनता सब देख रही है और समझदार है जनता, उनको सब पता लग रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हो। और जहां तक बात रहेगी ओपी धनखड़ के बदलने की या नायब सिंह सैनी के आने की, कोई मतलब नहीं। ना ओपी धनखड़ का कोई हिसाब किताब हरियाणा के अंदर और ना नायब सैनी का। आपको ये बता दूं, अपनी सीट भी बचाने में कामयाब नहीं होगी बीजेपी। जहां तक लोकसभा की बात है, आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं, हमारी कांग्रेस की अब लगातार सीटें आएगी। चाहे अभी तो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव तो 1 साल पड़ा है अभी, और विधानसभा के अंदर तो लोकसभा का ही चुनाव के बाद चर्चा हो जाएगी। अभी तो चुनाव बहुत दूर है। आज ही इनका कोई मतलब नहीं इस बात को कहने का। हाँ, लोकसभा के चुनाव में इनको समझ आ जाएगी कि इनका कुछ है ही नहीं। मोदी के ओरे के अंदर इनको सीटें मिली थी पिछली बार, अब तो मोदी का ओरा भी खत्म हो गया, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा तोमर वाला मामला, कई करोड़ों रुपए ले रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से आऊंगी ढिंगरा साहब। बन रही है। ठीक है, ओंकार साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं एक बार उनके पास जाऊंगी, उसके बाद आती हूँ आपके पास। ओंकार जी, बीजेपी आश्वस्त है, सियासी समीकरण साथ दिए हैं, कांग्रेस पूरी तरीके से जीत के लिए आश्वस्त है और कह रही है कि इस बार बीजेपी कहीं नहीं दिखेगी और सिर्फ हम ही चुनाव जीतने जा रहे हैं। इनेलो की किस तरीके की तैयारियां, हालांकि चुनाव दूर है ये खुद कह चुके हैं ढिंगरा साहब, लेकिन सियासी समीकरण अभी से साधने शुरू हो गए हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं रामकुमार गौतम की आपने सुनी होगी। देखिए, रामकुमार गौतम जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, इससे प्रदेश 3.25 करोड़ की आबादी है। एक व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है, क्या वो स्टेटमेंट 3.25 करोड़ लोगों पे लागू हो जाती है? बहुत अजीब सी बात है। कौन रामकुमार गौतम और क्या स्टेटमेंट दे रहा है? बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक पार्टी ऐसी है देश और प्रदेश में जो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करती है, जिसका नाम भारतीय जनता। इन्होंने ओबीसी से सैनी साहब को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। इनका अपना आंतरिक मामला, जिसको मध्य बनाए, जिसको मध्य हटाए, लेकिन क्या नौकरियों में इन्होंने ओबीसी को उसका प्रतिनिधित्व दिया? क्या सीटों के बंटवारे में 90 सीटें विधानसभा की, जरा जिंदल साहब ये बता दें, ओबीसी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं इनके और कितनी नौकरियां इन्होंने दी, कितनी नौकरियां ओबीसी कैंडिडेट को दी? ये बात की बात है। आज प्रदेश की जनता अगर वोट का समय आएगा ना, तो इनके 9 साल के कारगुजारी को देखेगी। प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। कौन ऐसा है जो खुशहाल है? एक भी व्यक्ति नहीं, सब पे इन्होंने लक चलाए हैं। यहाँ तक कि पंचायत के प्रतिनिधियों को भी इन्होंने लक मारे हैं, किसानों के भी मारे हैं। आज बच्चा जानता है कि प्रदेश से बीजेपी सरकार जा रही है। हर वर्ग परेशान है और परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। इन 2 चीजों ने पूरे प्रदेश को लाइन में खड़े कर दिया। आज मुस्कान जी, अगर वोटिंग होती है तो जनता ये देखेगी कि उसको क्या दिया इस सरकार ने, कि ये देखेगी नायब सैनी जी को इन्होंने प्रधान बना दिया, वोट डाल दो। ये बड़ी अजीब सी बात है। एक व्यक्ति को प्रधान बनाना ना बनाना जनता की वोटिंग को कैसे प्रभावित करेगा? अपनी तो समझ से बाहर है। एक चीज है, आज जनता अगर वोट करेगी, ये बीजेपी वाले घर घर जाके सोने की ईंट भी दिखाएं तो भी इनको वोट नहीं मिलने वाली। ये तो पिछली बार कह रहे थे 75 पार और दूसरी पार्टी कह रही थी यमुना पार, दोनों मिलकर बन गए यार। ये तो जनता को लूटने की पार्टी है। इनका कोई अपना आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना 2 पार्टियों का। आप सोचिए मुस्कान जी, 2 पार्टियां सत्ता में है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है इनका। ये तो सिर्फ इनका एक ही फार्मूला है, जिसका जहां दाव लगे वहां दाव लगाओ, लूटो और घर को जाओ, और कुछ नहीं है। आप देखिए, जनता पर बार बार प्रयोग कर रहे हैं। कभी फैमिली आईडी में कोई बदलाव कर देते हैं, कभी बिजली के मीटर को, बिजली के बिल को आधार बना देती हैं, कभी किसी और को आधार बना देते हैं। इनके पास कोई थ्योरी नहीं है, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। ये सरकार टोटल फेल हो चुकी है और जनता इस वक्त ये देख रही है कि कौन सी पार्टी धरातल पर जनता के काम कर रही है। और एकमात्र इनेलो ऐसी है जो जनता की प्रत्येक समस्या को प्रत्येक जगह पे खड़ी होती है। मैं मानता हूं हमारी एक सीट है, लेकिन उस एक सीट के पीछे कहीं से कारण थे।
वो एक सीट कैसे रही पूरे प्रदेश की जनता जानती है। आज इनेलो अपने आप को पुनः स्थापित कर चुकी है और मुस्कान जी मैं 100% आश्वस्त हूँ, आने वाला समय इनेलो का है, क्योंकि कांग्रेस आपस में गुटबाजी में बटी है। इनका पिछले 9 साल में संगठन ही तैयार नहीं हुआ, बाकी तो बातें बाद की हैं। और हुड्डा साहब के संगठन पर मोहर लगती नहीं है, SRK की जोड़ी अपना चलाती है। आप देखना आने वाला समय 100% इनेलो का हमें पूरे आश्वस्त। ठीक है जिंदल जी, देखिए दोनों प्रवक्ताओं ने प्रतिक्रियाएं दे दी हैं और ओंकार साहब तो साफ कह रहे हैं कि आखिर हैं कौन रामकुमार गौतम, लेकिन वही रामकुमार गौतम आपकी पार्टी से जेजेपी से विधायक हैं क्योंकि गठबंधन में आपकी सरकार है, लेकिन वो ये भी कहते नजर आए हैं कि जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल बनाया गया है उससे आम जनता काफी परेशान है और ये जो परिवार पहचान पत्र का पोर्टल बनाया गया है ये आने वाले समय में आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इस तरीके की बात रामकुमार गौतम ने कही है। बाकी कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी, आपकी प्रतिक्रिया उस पर। देखिए मुस्कान जी, जैसा ओंकार भाई ने कहा, लगभग ये हर जहां भी डिबेट करते हैं एक बात का जिक्र अवश्य करते हैं, ताबूत का। ओंकार भाई इस ताबूत को आप संभाल कर रखिएगा, इलेक्शन के बाद आपके यह काम जरूर आएगा। दूसरा, मैं एक बात पर आपकी प्रशंसा जरूर करना चाहूंगा कि आज आपके मुख से 2 सच्चाइयां निकली है जिनका चलो मैं भी ध्यान प्रदेश की जनता का करवा देता हूं। आपने पहला कहा सोने की ईंट। ओंकार जी, ये इनेलो का शासन नहीं, जब इनेलो का शासन था तब सोने की ईंट आप लोगों को गिफ्ट में दी जाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। यहां पर केवल सम्मान के नाम पर फूलों की माला ली जाती है, पैसा या सोना चांदी नहीं लिया जाता। दूसरी बात, आप एक बात और स्वीकार करते हो, आपने अभी अपने मुख से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां दी, ओबीसी कैटेगरी को क्या दी, ये दी वो दी, लेकिन आपने इतना तो माना कि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां दी। अरे याद करो आप अपना टाइम, हमने नौकरियां तो दी, आपने तो नौकरियों की नीलामी की है। हमने नीलामी तो नहीं की, हमने बिना खर्ची के मनोहर लाल जी ने प्रदेश के जनताओं को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया। केवल जी, आप बोल रहे हो कि हम नए प्रवक्ता हैं, आप तो बुद्धिमान हो हमारे से बहुत ज्यादा। एक बुद्धिमान व्यक्ति से एक साधारण व्यक्ति का सवाल यह है, मैं जानना चाहूंगा कि जो आप प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रहे हो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ रहे हो या कांग्रेस के नेतृत्व में? नंबर 2, आपने 4 उप मुख्यमंत्रियों की बात की, आपने मुख्यमंत्री की बात की, किस समुदाय से मुख्यमंत्री बनाओगे? वो भी आपने जाट समुदाय का नाम लिया। आप क्लियर करिए, स्पष्ट कीजिए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से तुलना करना सरासर आपके दिमाग में होता है, आप मानसिक संतुलन खो बैठे हो आप। ठीक है जिंदल साहब, भारतीय जनता ठीक है, आपने सवाल पूछा ढिंगड़ा साहब से, उनकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा। ढिंगड़ा साहब जवाब दे दीजिए। मैं इनका सवाल सुन नहीं पाया क्योंकि मुझे सुन कुछ नहीं रहा ये क्या बोल रहे हैं। आप या तो सवाल बता दें क्या पूछ रहे हैं। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर लड़ेंगे या किसी अन्य चेहरे पर, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी इतनी है प्रदेश में, ये पूछ रहे हैं आप। संतुलन खो जाता है। अच्छा देखिए, इस सवाल का भी जवाब देता हूं, पर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, रामकुमार गौतम जी जो है एमएलए है, उनका वो खुद ही कह रहे हैं मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, खुद अपने इसी वक्तव्य में कह रहे हैं मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। तो फिर भाई बीजेपी को समर्थन क्यों दे रखा है? फिर दोगली बातें क्यों कर रहे हो? जब आप किसी पार्टी से नहीं हो तो आपने जेजेपी में घुस के बीजेपी को समर्थन क्यों दे रखा है? छोड़ो ना समर्थन, है ना। और दूसरी बात ये भी पूछनी चाहिए इनको कि इनके टाइम के अंदर कितने घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, पेपर लीक कितने हो गए हरियाणा के अंदर, वो घोटाला हुआ, बिजली मीटर का खरीद का घोटाला हुआ। इतने जमीन घोटाले की बात नहीं करोगे, दामाद को फ्री में जमीन दी उसकी बात नहीं करोगे। एक घोटाले का नाम तो लो, आप लोगों के तो मैंने कितने नाम ले दिए। अगर आपने दामाद जी को कितने दाम में जमीन दी आपने? उसकी रिपोर्ट को हरियाणा की कितनी जमीन लुटाई आपने? हुआ था तो एसआईटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ है वो बताओ ना। पेपर लीक हुए। ठीक है, ढिंगड़ा साहब सवाल पूछा था आपसे लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आप तो वापस से आरोप प्रत्यारोप पर लग गए। जवाब तो दीजिए उनके सवाल का।
जवाब दे रहा हूँ। हमारा नेतृत्व जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी हैं। इनको क्यों प्रॉब्लम होती है हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से? इनको क्यों लगता है हमें प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर है, आप लोगों के अंदर फूट है, आप बने हुए हैं। हमारे को प्रॉब्लम नहीं है ढींगरा जी। इनका अमित शाह इनका हेड है या इनका मोदी हेड है या मोहन भागवत हेड है या इनका खट्टर हेड है या इनका ओपी धनखड़ हेड है? मैंने पूछा ही नहीं इनसे। देखिए, दर्द होती है सभ्य तरीके से उच्चारण कीजिए, सभ्यता मत भूलिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैं हमें से बाहर निकलते हैं। एक बार फिर से मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। ओंकार जी भी इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से। ओंकार जी, बीजेपी प्रवक्ता जिंदल साहब ने जिस तरीके से आपने सोने का और ताबूत का जिक्र किया, उन्होंने एक बार फिर से आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। साफ तौर पर कहना है कि सोने की ईंटों का जिक्र जो आप कर रहे हैं वो तो आप ही के कार्यकाल में थी और दी जाती थी गिफ्ट में। जिंदल साहब, आप ये बता दीजिए उसका बीजेपी किसकी गारंटी एक ही बात बताई थी 2014 में, 2019 में तो उन्होंने उतार दी थी। 2040 सीटें आई है, 50 आपके विपक्ष में आई है। जिंदल साहब, ये ध्यान रखना, आपने 5 बार प्रदेश को चलाया। जाट आंदोलन, जातवाद की राजनीति आपने किया है। किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, राम रहीम का आंदोलन, रामपाल का आंदोलन, ये सारे आप लेते हुए। ठीक है जिंदल साहब, ढींगरा साहब एक एक करके बात करेंगे तो समझ आएगा, जनता का भी समय व्यर्थ नहीं होगा। एक एक करके उनकी बात सुने दीजिए। मेरा समय है, मेरे को बिल्कुल ओंकार जी अपनी बात रखें। ये काट की आंधी एक बार चढ़नी थी, 2014 में चढ़ गई और 2019 में उतर गई थी। ये तो कुछ ऐसे स्वार्थी किस्म के लोग जो कहते थे हम इनको यमुना पार पहुंचाएंगे, जो कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, वो इनकी गोदी में बैठ गए। वो लालच में मलाई चाटने के लिए इनके पास चले गए। लेकिन सरकार इन्होंने जरूर बनाई। आज तक ये बता दे, ये जुमले और घोटालों की सरकार है। जिस दिन कुर्सी से उतरेंगे उस दिन पता लगेगा। जितने बड़े बड़े नेता सारे जेल के अंदर होंगे। अभी तो ये सीबीआई का डर। ठीक है ओंकार साहब, ठीक है ओंकार साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही। एक बार फिर से लौटूंगे आपके पास। तब तक जिंदल जी आप आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय भी समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मैं आ रही हूँ ढींगरा साहब, आपके पास आ रही हूँ। जिंदल जी, नहीं, मुझे इनके सवालों का जवाब चाहिए ना। आप पूछे इनसे जवाब, हमारे जो सवाल थे। बिल्कुल, उनको समय दिया जा रहा है, वो जवाब दे रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास जिंदल जी। नहीं, ये नहीं देंगे जवाब आपको, ये हमसे सवाल पूछेंगे। शासन इतना आचरण तो आपको कांग्रेस ने सिखाया होगा कि अपने से शीर्ष नेताओं के बारे में किस प्रकार का उच्चारण किया जाता है। यही फर्क है आप लोगों के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आचरण की मर्यादा में रहता है। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया ढींगरा साहब, जिंदल जी और ओंकार जी, आप सभी का हमारे साथ। हालांकि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन चुनावों से पहले ही चुनावी सरगर्मियां पूरे तरीके से अपने चरम पर हैं और अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ऐसे में तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वाद विवाद का आरोप लगा रही है और आरोप प्रत्यारोप कर रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आगे सियासी माहौल किस तरीके से गर्माता रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। जाए जिंदगी में